अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज एक इंतहाई अहम मामले के ऊपर एक बार फिर बात करेंगे। हम देख रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीली के बायस हम मुख्तलिफ शहरों को तबाही जो है वो देखी गई है। कराची से खैबर तक जो है वो मामला इंतहाई खौफनाक जो है मंजर पेश करते दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर अब लाहौर जो है वो इसी लपेट में आता दिखाई दे रहा है। क्या इंतजाम किए हैं और क्या फोरकास्ट किया गया है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ अतीक मुगल साहब ने हमें ज्वाइन किया लाहौर से। अतीक, बताइएगा इस वक्त क्या सिचुएशन देख रहे हैं और इंतजामिया के क्या इससे कबल इकदाम हैं, किस तरह इस चीज को फेस किया जाएगा? देखिए अली, इंतजामात की अगर मैं बात करूं तो रावी शादरा के मुकाम पर जो है वो इब्तदाई तौर पर लोगों को हाई अलर्ट तो जारी कर दिया गया है सैलाब के लिए। जो दरिया के इर्द गिर्द, दरिया रावी के इर्द गिर्द की आबादी थी, उसको जो है वो मसाजिद में ऐलानात के जरिए और सैलाबी सायरन बजा कर जो है वो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो वहाँ पर जो लोग थे, जो आबादी थी, जो उनके माल मवेशी था, उसके इनखला का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। और 48 घंटों को जो है वो इंतहाई अहम करार दिया गया है कि इन 48 घंटों में जो है वो शादरा पर जो है वो फ्लड आ सकता है, जिसपे जो है वो जसर का मुकाम, शादरा का मुकाम और बल्लोकी का मुकाम जो है वो जाहिर किया गया है कि यहाँ पर जो है वो सैलाबी रेला जो है वो ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो आने का खदशा जाहिर किया गया है। तो ज़िले इंतज़ामिया लाहौर की जानिब से जो है वो मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र जो है वो इंतजामात भी मुकम्मल किए गए हैं। बात करूँ अगर मैं जो शादरा रावी का मुकाम है, वहाँ पर जो है वो फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो कायम कर दिए गए हैं। वहाँ पर जो है वो मेडिकल कैंप भी जो है वो आर्जी तौर पर कायम कर दिया गया है। उसके अलावा जो फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो सिविल डिफेंस का और रेस्क्यू 1122 का वो भी कायम कर दिया गया है। और उसके साथ जो है वो माल मेशी की हिफाजत के लिए जो है वो वहाँ पर वो भी कैंप जो है वो कायम कर दिया गया है लाइव स्टॉक का। और ये सूरत हाल अगर मौजूदा तौर पर अगर मैं पानी की करूँ तो इस वक्त जो है वो जब हमारे ज़राए से बात हुई तो इब्तदाई तौर पर ये मालूमात सामने आई हैं कि दरियाए रावी शादरा के मुकाम पर जो है वो इस वक्त जो है वो 65 से 70 हज़ार क्यूसेक का रेला जो है वो पानी का गुजर रहा है, जिससे जो है वो दरिया जो है वो बड़ी रफ्तार से रवां दवा है। और अगर मैं बात करूं जसर के मुकाम पे, जो कि नारोवाल के पीछे का मुकाम है जहां से दरिया रावी शुरू होता है, तो वहां पर इस वक्त जो है वो इतलात ये हैं कि वहां पर तकरीबन कोई 1.5 लाख के क्यूसेक राउंड अबाउट जो पानी जो है वो वहां से गुजर रहा है, जो कि अपने मुख्तलिफ रास्तों से होता होता जो है वो जब शादरा के मुकाम तक पहुंचता है तो उसकी रफ्तार में भी कमी थोड़ी आ जाती है और उससे जो 1.5 लाख क्यूसेक है वो तकसीम होके जो 70, 75, 65 हज़ार क्यूसेक तक में आ जाता है। लेकिन यह है कि ज़िली इंतज़ामिया ने मुकम्मल तौर पर तैयारी कर छोड़ी है कि अगर कोई शादरा में जो दरियाए रावी में जो है वो सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है तो उससे किस तरह से निपटा जाए। जो बोट्स हैं, मोटर बोट्स, वो लाकर वहां पर रख दी गई हैं। गाहे बगाहे जो रेस्क्यू 1122 का अमला है वो दरिया में जाता है और जाके दरिया में पानी के बहाव का जो अंदाजा किया जाता है और वहां पर ये भी सूरत हाल का जायजा लिया जाता है कि किस मुकाम पर पानी की रफ्तार क्या है और कहाँ पर पानी की रफ्तार किस हद तक जारी है। और अभी जब हमारी जो सिविल डिफेंस का वहां पर इंचार्ज है उससे बात हो रही थी तो उसका ये कहना था कि जो दरियाए रावी में पानी की सतह है वो मुसलसल जो है वो बुलंद हो रही है पिछले कुछ रोज से। आज से कुछ रोज कबल जब वहां पर सूबाई जो हाउसिंग के मिनिस्टर हैं बिलाल यासीन, उन्होंने दौरा किया था जो फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं उनका और सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए, तो उस वक्त आज से कुछ रोज कबल जो है वो दरियाए रावी से 15 से 20 हज़ार क्यूसेक का रेला जो था पानी का वो गुजर रहा था, जो कि मुसलसल इजाफे के बाद जब अब जो है वो 70 हज़ार क्यूसेक तक पहुंच चुका है। इसी के साथ साथ मैं ये बताता चलूं कि इंतजामी जो अमल हैं उनको बेहतरीन यहाँ पर लाहौर में जो है वो करने के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। साथ ही साथ जो लाहौर का बिल्कुल हमसाया जिला कसूर है, अब मैं अगर वहाँ की बात करूँ तो वहां पर जो है दरिया सतलुज जो है वो बिखर चुका है और उसकी जो रहम मौजे हैं उन्होंने कई देहात जो है उसकी वजह से जेरे आब आ चुके हैं। लोगों की फसलें, लोगों का माल मवेशी, लोगों के कई घर जो है वो वहां पर जो है वो पानी की जद में आ चुके हैं और पानी की नजर हो चुके हैं। वहां पर भी जो है वो इंतजामिया जो है वो बड़े जो आबोताब से अपना काम जारी रखे हुए है। पिछले कुछ रोज से वहां से हमारे जो नुमाइंदे हैं वो हमें गाय बगाए अपडेट भी कर रहे हैं। सतलुज के मुकाम पर जो है वो हेड गंडा सिंह वाला के मुकाम पर जो पानी की सतह है वो आपको ये बताऊं कि 22.30 फुट तक अब तक जो है वो बुलंद रिकॉर्ड दी गई है।
पानी का अखराज वहां पर 2,08,973 क्यूसेक रिकॉर्ड किया जा रहा है। और जिले इंतजामिया की जानिब से दरिया के किनारे बसने वाले जितने भी सैलाबजद खान हैं उनके इनखला का सिलसिला भी जारी है। कसूर में 30 से जायद जो देहात है वो सैलाबी पानी उनमें दाखिल हो चुका है और कई देहातों के अफासी बंद टूट गए और सैलाबजद खान जो है वो कच्चे मकान जो थे उनके वो पानी की नजर हो गए हैं। और रेस्क्यू 1122 की जानिब से आज जो है वो जो ताज़ा तरीन सूरत हाल जो कसूर में दरिया सतलुज के मुकाम पर बताई जा रही है वो ये उनका कहना है कि दरिया सतलुज में पानी की सतह जो है वो मुसलसल बुलंद होती जा रही है। इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग वहां पर मजीद जारी की जा रही है, जिसमें अतीक मुगल साहब, जो यहाँ पर आपने बात की जहाँ जहाँ अब तक नुकसान हुआ है उस हवाले से कुछ फैक्ट सामने आ सके कि कितना जानी और माली नुकसान हुआ है, कुछ फैक्ट जो है वो शेयर की गए हैं हुकूमत की जानिब से। देखें, अभी मैं कसूर के हवाले से आपसे बात कर रहा था अली, तो वहां पर जो रेस्क्यू टीमें हैं उनका ये कहना है कि सैलाबज़दा इलाकों से जो है वो अब तक 2281 जो अफराद हैं उनको जो है वो उनका इनखला मुकम्मल किया जा चुका है और 1068 मवेशी जो हैं उनको भी दूसरे मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। जो अभी बात करूं मैं वहां पर कोई जानी नुकसान के हवाले से, तो ताहाल कोई ऐसी खबर वहां से सामने नहीं आई कि सैलाब जो है वो किसी को बहा के ले गया और किसी इंसान की जान को कोई खतरा पहुंचा हो, क्योंकि वहां पर भी इंतजामिया की जानिब से, कसूर इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, फ्लड रिलीफ कैंप भी लगाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है वहां पर पाकिस्तान रेंजर्स जो है वो रेंजर्स के जवान वहां पर 400 से जायद अफराद जो है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जो लोग सैलाब से मुतासरा हुए हैं उनका जो माल मवेशी है, उनका जो मालो जर है और दीगर चीज़ें जो सैलाब से मुतासर हुई हैं वहाँ पर उनकी हिफाजत के लिए जो है वो उस वक्त वो भी यहाँ पर जिले इंतजामिया के साथ रेस्क्यू 1112 के साथ जो है वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फिर जो दीगर दादोशुमार वहाँ पर जो लोगों को सहूलियात फराहम करने के लिए जारी किए गए हैं रेस्क्यू 1112 की जानिब से, उनका ये भी दावा है कि 14 मुकामात पर हमारी 64 जो मोटर जो बोट हैं वो काम करती हुई ऑपरेशन में दिखाई दे रही हैं। इस वक्त जो है रात गए 2281 अफराद और 168 जानवरों को हमने रेस्क्यू करके महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया है, ऐसा दावा है रेस्क्यू 1112 का। रेस्क्यू एहलकारों ने जो दरियाई सूरत हाल है इसके पेश नज़र सिर्फ इनखला के इस्तेमाल ही कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर जो कसूर हैं वो भी बार बार वहाँ पर खुद जो दरियाई सतलुज के मुकाम पर जिन जिन देहातों में सैलाब आया हुआ है वहाँ का दौरा कर रहे हैं। और DPO ईसा सुखेरा जो है कसूर के वो भी जो है इन सैलाबज़दा इलाकों में जा रहे हैं। और ठीक है खुसूसी अतीक तौर पर मुगल जो साहब, है वो बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अतीक मुगल डिप्टी ब्यूरो चीफ हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे नाज़रीन, और बता रहे थे कि इस वक्त क्या करंट सिचुएशन है और क्या कहीं फोरकास्ट किया जा रहा है कि जनाब क्या हो सकता है। परवरदिगार रहम करे, हम तमाम अफराद पर और इंतजामिया को हिम्मत दे कि वो इस आम मामले पर जो है वो तरीके से पढ़ सके। नाजरीन, हम इसके ऊपर हम एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेने की जो है वो कोशिश करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ये मौसमियाती तब्दीली हो रही है, उसके रूट कॉजेस क्या हैं और किस तरह जो है वो बचा जा सकता है। और क्या कोई ऐसी इंसानी गलती, ऐसी मुजरिमाना गफलत या इंसानी कोई बहुत बड़े लेवल पर जो है वो कोई ऐसा हमला हो रहा है, ऐसे इकदाम हो रहे हैं जिसकी वजह से हमें इन तमाम चीजों को फेस करने पर हम मजबूर हो रहे हैं। और साथ साथ अगर हम बात करें ग्लेशियर्स की पिघलने की और उसकी तरफ से जो पानी आ रहा है और वो तमाम चीजों के ऊपर, तो क्या हम इकदाम उठाएं कि जिससे हमें कम से कम नुकसान पहुंचे। इस हवाले से भी जो है कोशिश करेंगे कि एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो लिया जा सके और इस पर बात जो है वो हो सके कि किस तरह जो है वो चीजें जो है वो मुमकिन बन सकती हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम डॉक्टर आमिर साहब हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, माहिर है इसी सब्जेक्ट के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर साहब। सबसे पहले मैं इस चीज पर अफसोस कर रहा हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान के न सिर्फ सिंध बल्कि KP, पंजाब, बल्कि तमाम सूबे में कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है। सिर्फ एक सवाल उठ रहा है कि जनाब इस पूरी मौसमियाती तब्दीलियों का जो फेस करना पड़ रहा है इसको हम क्या रोक सकते हैं और क्या कोई इंसानी गलती हो रही है, क्या हम पे इंतजामिया की कोई जुर्माना गफलत है उसकी वजह से ये तमाम चीजें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, या और कोई और मामला है कि जिसको हम
इसको हम रोक सकते हैं, कम से कम नुकसान उठा सकते हैं? व्हाट डू यू से? जी, बहुत शुक्रिया अली रजा, आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने का मौका दिया। देखिए, पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट चेंज की हिट लिस्ट में ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के मुताबिक 5वें नंबर पे आ चुका है। और इसी तरह आईपीसीसी की अगर हम रिपोर्ट देखें तो उसमें पाकिस्तान जो है वो 7वें नंबर पर मौजूद है। और पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो पीछे इसीलिए आ रही है क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज के असरात की वजह से बहुत सारी चीज़ों का हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसमें दर्जा हरारत में इजाफा है, बारिशों का ज्यादा होना या कुछ इलाकों में कम होना। अब जैसे आपको याद होगा कि 2022 में एक बहुत बड़ा फ्लड आया था और उससे पहले 2010 में आया था। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से जहाँ बहुत सारी चीजें हमें नजर आ रही हैं, इसको क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमिना है और इसको कंट्रोल करने में हमें हिफाजती इकदाम करने पड़ेंगे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल अपनाना पड़ेगा और इसमें हमें टाइम लगेगा। तकरीबन तकरीबन 20 से 25 साल का अरसा लगेगा, तब जाकर हम इस इफेक्ट को कम कर सकेंगे अगर हम आज से काम शुरू करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो बारिशें हो रही हैं, ये दरअसल हमारे यहाँ जो मानसून का सिस्टम है ना, वो पिछले कुछ सालों से डिस्टर्ब हुआ हुआ है। वरना आपको याद है मानसून की बारिशों का एक सिलसिला शुरू होता था जुलाई से अगस्त में, और वो कभी हल्की बारिश होती थी, कभी ज्यादा बारिश होती थी। अब प्रॉब्लम ये हुई है, पिछले 15 सालों का अगर आप डाटा निकालें तो उसमें जिन इलाकों में पहले ज्यादा बारिशें होती थी वहां पे कम बारिशें हो रही हैं, और जहाँ पे कम बारिश होती थी वहां पे ज्यादा, जिसकी एग्जाम्पल हमें नॉर्दर्न एरियाज में नजर आ रही है कि वहां पे 2022 में भी ठीक ठाक तबाही मची और फिर 2025 में भी हमें इसी तरह का सामना करना पड़ा। आप ये देखिए कि 2010 के बाद 12 साल के बाद हमें बारिशें ज्यादा मिली, लेकिन 22 के बाद हमें 25 में फौरन जो है वो जो साइकिल थी वो फौरन रिपीट हुई। और हम ये देख रहे हैं कि खासतौर पर सिंध और कराची के कुछ इलाकों में जो एकदम से बारिश हुई है, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि ये मानसून की बारिश नहीं है, इस पर मजीद तहकीक की जा रही है, बहुत सारे एक्सपर्ट इस पे काम कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे पाकिस्तान में हमें क्लाउड बर्स्ट जो है वो नजर आ रहा है, और ये एक नई टर्मिनोलॉजी आप पिछले कुछ टर्मिनोलॉजी भी ये इसी दौरान ही हम सुन रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट बढ़ा, इससे माजी में हमने इस तरह की टर्मिनोलॉजी भी नहीं सुनी है। देखिए, क्लाउड बर्स्ट में होता ये कि एकदम से बारिश जो है किसी एक जगह पर बहुत ज्यादा तादाद में पानी जो है वो गिर जाता है, और इसके नतीजे में होता यह है कि बहुत ज्यादा फ्लडिंग हो जाती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब जैसे अगर हम कराची की एग्जाम्पल देखें तो कराची में भी हमें बहुत सारी ऐसी एंथ्रोपोजेनिक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन के इश्यूज हैं, वाटर पॉल्यूशन के इश्यूज हैं, नॉइज पॉल्यूशन के इश्यूज हैं। प्रॉब्लम यह है कि जितना नुकसान हमें क्लाइमेट चेंज से नहीं हो रहा, उससे ज्यादा नुकसान हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमने नालों की सफाई वक्त पे नहीं की, हमने जो है वो वाटरवेज जो थे जहाँ से पानी निकलता है उसको क्लियर नहीं किया, हमने प्लानिंग नहीं की, हमने बेसिकली हमने तैयारी नहीं की। अगर हम पहले से तैयारी कर लेते तो शायद इतनी फ्लडिंग नहीं होती, क्योंकि हमें अंदाजा था, हमें अर्ली सिग्नल मिल चुके थे कि कराची में भी इस तरह की बारिश होने का इम्कान है, तो हमने इसकी प्लानिंग नहीं की, जिसकी वजह से हमें पिघलने की भी जो खबरें आ रही है, इत्तलात आ रही है, जो एक सैलाबी मामला है, फिर बरसाती मामला है। अब इस सैलाबी मामले को किस तरह रोके, और साथ साथ एक हॉरिबल चीज हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे आप जैसे माहिरीन जो है वो ये बताते हैं कि हाउसिंग स्कीम्स एक बहुत बड़ी वजह बन रही है, दरख्तों को काटा जा रहा है। हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पहाड़ी की सिलसिले है उधर जो है काट कर वहां पर हाउसिंग स्कीम्स बनाई जा रही हैं। क्या ये कोई वजह है, और इसको रोकथाम के लिए क्या समझ रहे हैं पाकिस्तान भर में आला सतह पर एक बड़ा इकदाम उठाते हुए आपको नजर आ रहा है? जनाब, जो जो इकदाम उठाने चाहिए हुकूमती सतह पर, वफाकी सतह पर, वो हम देख रहे हैं। ऐसा एक्सपर्ट आप क्या देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये कि ये जो एक चीज मुझे अक्सर नजर आती है बहुत सारी जगहों पे कि अगर क्लाइमेट चेंज को कम करना है तो आप दरख्त लगा दें। अगर क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात आती है तो सिर्फ हम एक फैक्टर को जिम्मेदार ठहराते हैं, और वो दरख्त लगाना या दरख्त काटना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि दरख्तों की वजह से, ग्रीनरी की वजह से जो है क्लाइमेट कंट्रोल होता है, वहाँ का एटमॉस्फेयर डेवलप होता है, और हमारे जो कोस्टल एरियाज में मैंग्रोव्स हैं ये सोल्जर्स की तरह काम करते हैं, हमें सैलाब से बचाते हैं, हमें सुनामी से बचाते हैं। इसी तरह नॉर्दर्न एरियाज में जो दरख्त हैं वो भी इसी तरीके से जो है वो काम सर अंजाम देते हैं। तो एक तरफ तो ये चीज है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं जो हम अपनी डेली रूटीन में करते हैं। यानी कि अगर मैं इसको आसान लफ्जों में कहूँ कि हम छोटे छोटे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को
हल नहीं कर रहे। और ये छोटे छोटे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्लाइमेट चेंज के साथ डायरेक्टली लिंक कर रहे हैं, जिसमें हम ग्रीन हाउस गैसेस की अगर हम बात करें तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हमें ज्यादा नजर आ रहा है। दरख्त जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन को कम कर देते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। इसी तरह एयर पॉल्यूशन का इशू है। लेकिन दूसरी तरफ एक अच्छी बात यह है कि लोगों में अब अवेयरनेस आ गई है, हमारे यहाँ अर्ली सिस्टम्स हैं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज की पॉलिसीज गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो हमें नजर आ रही है। और बहुत सारे इदारे हैं जैसे PDMA है, ये पहले से तैयारी करके बैठे हैं। कुछ चीजें नेचुरल हैजर्ड्स की तरह जो है हमें नजर आती है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो अच्छी बात यह है कि, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इससे भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। हमें अपने लोगों को ट्रेन करने की जरूरत है। ट्रेनिंग किस चीज की, कि हैजर्ड से कैसे निपटना है, इस चीज की ट्रेनिंग देनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल अपनाना होगा, आमिर क्योंकि हम साहब, जिन फैमिलीज के इंफरादी लिए तौर पे एक आम आदमी क्या करे, इसी हवाले से इस हवाले से भी आगाह करें। साथ साथ इज्तिमाई तौर पर अवाम क्या करे, और हुकूमतें इस वक्त फौरी तौर पे आप पॉइंटर्स के तौर पे अगर हमें समझा सकें, बता सकें कि कम से कम ये चीजें इंफरादी तौर पे, ये चीजें अवामी सतह पर, और इस चीज को हुकूमत को अगर तो पॉइंटर के तौर पे अगर आप इजीली जरा समझा सके तो अच्छा हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो देखें, हमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये समझनी होगी, एक आम आदमी को ये बात समझनी होगी कि आप अपनी फैमिली के लिए सब कुछ जो है वो कोशिशें कर रहे होते हैं। अच्छा स्कूल, अच्छी तालीम, अच्छा घर, तो अच्छा इन्वायरमेंट भी तो देना हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। पिछले अगर हम 20 साल पहले की बात करें तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन का जो एक टाइम पीरियड देखा जाता है वो 20 ईयर्स होता है। तो इसका मतलब है हमने 20 साल पहले अच्छी प्लानिंग नहीं की, लेकिन हम आज अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, ताकि हमारे आने वाले जो बच्चे हैं जब वो बड़े होंगे तो उनको कुछ तो मिलेगा। क्योंकि आज हम मिनरल वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आज हम के तौर पर समझाए ना। देखिए, इसकी छोटी सी एग्जाम्पल ये कि सबसे पहले तो आपको ट्री प्लांटेशन की तरफ जाना है, आपको दरख्त लगाने हैं। आप बेशक एक दरख्त लगाएं, और मैं ये बार बार कहता हूं कि दरख्त लगाने के रिकॉर्ड के बजाय दरख्त बचाने के रिकॉर्ड्स पे काम करें। दूसरी बात, जो एयर पॉल्यूशन है इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशंस में अभी हम इतने ज्यादा नहीं है, इसको कम करने की जरूरत है। हम एसी चला के अपने घरों को ठंडा कर लेते हैं, अपनी गाड़ियों को ठंडा कर लेते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि ये जो एसी का आउटर है इससे कितनी ज्यादा हीट जो है वो एटमॉस्फेयर में जा रही है। हमारे यहाँ जो ट्रैफिक का सिस्टम है, जितना ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन होता है, जितना ज्यादा गाड़ियां बाहर आती हैं, उतना ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन होता है, उतना ज्यादा ट्रैफिक जैम होता है। उसकी वजह से भी क्राइटेरिया एयर पॉल्यूटेंट्स में कार्बन मोनोऑक्साइड है, पर्टिकुलेट मैटर है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमती सतह पर भी और इंडिविजुअली भी हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए, और हुकूमत की तरफ से ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए, ऐसे इकदाम होने चाहिए जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और ज्यादा प्रमोट किया जाए, ताकि कम से कम गाड़ियां आए। और स्कूल, कॉलेज, मदरसे से लेके मैं समझता हूँ हर सब्जेक्ट में, जैसे हम उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश कंपलसरी के तौर पे पढ़ाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस सब्जेक्ट को कंपलसरी कर दिया जाए, ताकि स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में ये चीज पढ़ाई जाए। वहां से लोगों के अंदर जो है वो तब्दीली आएगी। और इस वक्त हम जिस तरह की सिचुएशन में, मैं समझता हूँ इस मुल्क में ना, हमारे मुल्क में क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए। इतनी बुरी सूरत हाल है, लेकिन एक आम आदमी को इसका अंदाजा नहीं है। डिक्लेयर कर देनी चाहिए, क्या इतने बुरे हालात हो चुके? सॉरी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि आपने एक बड़ी आम बात की है कि जी इमरजेंसी नाफिज कर देनी चाहिए, डिक्लेयर कर देनी चाहिए। तो इतने आप समझते हैं कि इस लेवल पर मामला खराब है? जी बिल्कुल। अगर आप इन्वायरमेंट के जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो लॉसेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं और गवर्नमेंट को फेस करने पड़ रहे हैं, अगर आप इसका जायजा लें कि हमें कितने हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी को इससे नुकसान हो रहा है, डिफरेंट सेक्टर्स में हमारी एग्रीकल्चर इससे मुतासर हो रही है, हमारा लाइफ स्टॉक इससे मुतासर हो रहा है, और भी बहुत सारी चीजें मुतासर हो रही हैं। और फिर कितने सारे लोग जो है वो इस वजह से इंतकाल कर जाते हैं, चाहे वो हीट स्ट्रोक के वाकयात हो, चाहे वो फ्लैश फ्लड्स के वाकयात हो, फ्लडिंग हो, सुनामीज हो। तो जिस तरह जंग के टाइम पे एक इमरजेंसी होती है, मैं समझता हूँ क्लाइमेट इमरजेंसी से मेरी मुराद ये है कि हमें अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर करना है कि हम एक ऐसी सिचुएशन में आए हैं कि अब हमें इसके लिए इकदाम करने होंगे। क्या ये भी बताएं डॉक्टर आमिर साहब, ये भी बताइए, जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं वहां तो हमने एसी नहीं लगाए थे, वहां तो हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया हुआ, तो अब जो वहां से जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और उसके अंदर जो हमारे पास उस सैलाबी सूरत बन रही है, तो
उसमें तो उधर तो हमारा कोई रोल नहीं है, तो वहां हम ऐसा क्या कर रहे हैं, वहां पर हम देखिए चीजों को कैसे डील कर सकते हैं? देखिए ग्लोबली जो टेम्परेचर है वो तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और जो साउथ एशियन कंट्रीज है, हमारे पड़ोस के जो ममालिक भी शामिल है, वो भी क्लाइमेट चेंज की जद में है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है और दूसरी तरफ जो दरख्तों की कटाई है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये टेम्परेचर को भी बढ़ाने का काम कर रही है। वहां पे आपने ठीक फरमाया कि वहां पे एसी के आउटर और इस तरह की एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हमें नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये पॉल्यूटेंट्स एक जगह से दूसरी जगह भी मूव करते हैं, हमारे पड़ोस से भी आ रहे होते हैं, तो हम अफेक्टिव्स की लिस्ट में भी आते हैं। तो ये जो टेम्परेचर में इजाफा है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के मुताबिक 2030 तक जो है वो हम 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा का इजाफा नहीं कर सकते, और इसको बहुत ज्यादा वो बढ़ाएंगे तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाएंगे। लेकिन हम ऑलरेडी तकरीबन 2.25 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा कर चुके हैं, और जिस तरह से हमारी ये प्रोग्रेस जा रही है, हम 2030 तक 4 डिग्री सेंटीग्रेड का टारगेट जो है वो उससे पहले ही अचीव कर लेंगे। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, और ग्लेशियर्स में जो हमें फ्रेश वाटर मिलता है वो सी वाटर में मतलब जाके आप जो है वो ग्लेशियर्स में मिक्स हो जो जाएगा। पिघलाहट की वजह बन रही है वो भी इंसानी मामलात हैं। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, सॉरी। आमिर साहब, मैं लास्ट क्वेश्चन करूंगा कि जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं उसमें भी इंसानी गफलत शामिल है। देखिए मैं इस चीज पे, क्योंकि रिसर्चेस हो रही हैं, और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहूंगा कि ग्लेशियर्स के ऊपर जो रिसर्च है वो पाकिस्तान में बहुत लिमिटेड है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पे फर्दर रिसर्चेस करके जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं क्लाइमेट चेंज के, ग्लेशियर्स के पिघलने में सिर्फ टेम्परेचर का रोल नहीं है, उसके साथ और भी फैक्टर्स एसोसिएटेड हैं। मैं समझता हूँ कि इसको मॉनिटर करने की जरूरत है, तभी हम किसी बेहतर आउटकम्स की तरफ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इसमें यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन में यहाँ पे रिसर्च जो है वो एज सून एज पॉसिबल करना चाहिए, और उसके लिए हम सैटेलाइट इमेजेस को का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी हम बहुत सारे पैरामीटर्स जो हैं वो मॉनिटर कर सकते हैं ठीक है, और बहुत फोरकास्टिंग शुक्रिया। भी उससे कर सकते हैं। आप माहिर मौसमियात थे और बता रहे थे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सूरत हाल जो है वो मजीद बिगड़ रही है, और उस पर काम करने की बेहद जरूरत है कि आइंदा आने वाले साल और मजीद खतरनाक साबित हो सकते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, मगर साथ जुड़ रहिएगा। एक कराची में है जो उनकी एक अनोखी वारदात हुई है, उस पर बात करें।